तो क्लास 12th के प्रिय छात्र और छात्राओं, आपके लिए आज लेक्चर नंबर 4 शूट हो रहा है। तो एक बार पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कितना लेक्चर पढ़ा है। और ये चैप्टर चल रहा था एक जीव विज्ञान का, और ये हो सकता है ये अपना आखिरी लेक्चर हो। इसमें हम पूरा कोशिश करेंगे इसमें अपना ये लेक्चर समय पूरा हो जाए, कवर और हो भी जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग जिन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लांट्स में जनन के 2 फेज होते हैं। एक होता है जो उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है प्लांट्स में, वो 2 फेज होते हैं। एक था मैं अपना मोनोकार्पिक प्लांट्स वाले, और एक थे अपने पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक बोले तो वैसे प्लांट्स जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार उस पर पुष्प आता हो, उनमें एक बार फूल आता हो, वैसे प्लांट्स को हम लोग बोल रहे थे मोनोकार्पिक। और वैसे प्लांट जिसमें बहुत बार फूल आ सकते हैं, जैसे एक बार फूल आया, बार बार 2-3 बार 4 बार उनके लाइफ साइकिल में 2 से 1 से अधिक बार आ रहा था, तो उन्हें हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट्स बोल रहे थे। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पर डाला था जिसमें गेंदे के फूल के बारे में आपको मैं दे रहा था। तो वीडियो आपको पसंद आता हो तो जरूर उसको आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने प्लेटफॉर्म्स को पहुंचा दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मैं आपका देखिए बायोलॉजी इस पर जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे नोट्स में और आपको अच्छे भाषा में पढ़ा दिया जाएगा कि आपको बायोलॉजी में थोड़ा तकलीफ नहीं होगा, और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे बायोलॉजी में। जो बच्चों का एक भावना था कि इसको रटने वाला विषय है, तो बिल्कुल रटने वाला नहीं, ये भी समझने वाला विषय है। तो एक बार फटाफट, और आप अपना नोट्स लेके बैठिएगा, जितना आप पढ़े थे पहले उसको आप एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। और साथ साथ में आपको हैंड रिट नोट्स मेरे साथ में बनाते चलना है। इसको जो भी पढ़ाया जा रहा है ये आपके पास होना चाहिए। चलो, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं मोनोकार्पिक में क्या था अपना। थोड़ा सा पहले मैं सेटिंग कर लूँगी, आपको ये पूरी चीज़ें दिख जाए एक बार कैमरे में आ रहा है। चलो, तो देखो मोनोकार्पिक में क्या था, अपने लाइफ पूरे जीवन चक्र में एक बार फूल आते थे, ठीक है। और मान लीजिए ये नहीं है कि सिर्फ पौधा 1 साल जिएगा, पौधा 2 साल जिए 3 साल जिए, उनका लाइफ स्पेन 2 साल 3 साल कितना भी लाइफ स्पेन हो, यानी जीवन अवधि उनकी कितनी भी हो, लेकिन इसमें पुष्प एक बार आएगा, मोनोकार्पिक कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे हम, जैसे बांस का भी था, इसमें नीला कुरुंजी था, और क्या प्लांट से एग्याव था इसमें, और गेहूँ धान गेंदा का फूल, ये सब सभी वर्षीय पौधे। चलो, और पॉलीकार्पिक में तो अब बिल्कुल इसका उल्टा चलता है, ठीक है। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स में एक और स्टेज आता था जिसे हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते थे। मान लीजिए कि इस बार आम आपका सीजन आ रहा है, आम फरेगा, फिर कुछ दिन के बाद तुरंत उसमें फिर से आम फर के पक जाएंगे, आम टूट जाएंगे, फिर से तुरंत नया फल नहीं आ जाएगा। उसके लिए एक थोड़ा फिर उसको आराम चाहिए, रेस्टिंग फेज चाहिए रिकवरी के लिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी एनर्जी उसमें लग जाती है उसको रिकवर करने में। ओके, तो ये अपना हो चुका था। और ये मैंने उसको एक शॉर्ट टाइप में पढ़ा दिया था कि ऐसा आप कहिए। हम लोग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैंने क्लास 10th आपको रिवाइज करा था कि जो लिंग में इवेंट्स होते हैं 3 फेज में होते हैं। एक होता है आपका निषेचन पूर्व घटनाएं, और एक होता है फर्टिलाइजेशन निषेचन, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं का मतलब कि जब तक फ्यूजन नहीं हुआ है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक के पीछे जितनी घटना होता है, जितने इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। बात क्लियर हुआ? मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट्स, अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर। तो जब तक गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि मेल के पास गैमेट्स है, माँ के अंदर नहीं गया, अभी माँ के बॉडी में नहीं गया है, फीमेल बॉडी में नहीं गया है, जब तक मेल बॉडी के अंदर गैमेट्स है, तो उसको अब वहाँ तक अभी तक की क्या कहलाएगा, निषेचन पूर्व घटना। जो भी बहुत उसमें बहुत इस तरह प्रक्रिया चलता है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ये आपको संक्षेप में बताया जा रहा है। तो बुझा क्या, जब तक गैमेट का ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक क्या कहलाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन। गैमेट ट्रांसफर होते ही जाके क्या करेगा, फ्यूज करेगा मेल गैमेट इन ओवा और स्पर्म, आपस में क्या करेंगे। और मेल का मैं बताऊँ, ह्यूमन बॉडी का बताऊँ, अपना जैसे हम मनुष्य का बताएं, तो ओवम और क्या करेंगे, ओवा और स्पर्म सेल आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जैसे फ्यूज कर दिए वो कहला गया फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब निषेचन हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा जीवन भर निषेचन होता रहे, संतान उत्पन्न होते रहे, ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा फेज आता है कि उसके बाद इंसान अब संतति उत्पन्न करने लायक नहीं रहता। उसका एक फेज आता है कि वो मतलब मान लीजिए बूढ़ा हो जाता है इंसान, बुढ़े हो गए, आपका जो पार्ट से जो भी सेक्स ऑर्गन थे, सेक्सुअल पार्ट से, तो क्या हो गया, थोड़ा उनका मतलब एजिंग हो गया, वो बूढ़े हो गए, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, तो उसे बोलते हैं निषेचन पश्चात की घटना है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो पहले निषेचन की पूर्व घटना होती है, फिर निषेचन होता है, फिर निषेचन फिर ऐसा भी होता है कि जिसमें
अब कोई जीव संतति उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ये मिलाकर हमको 3 फेज पढ़ना है। चलिए पहले अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी का पढ़िएगा, जब पढ़ा देंगे यहाँ से नोट्स मैं कराता हूँ, उसके बाद अपना नोट्स जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल आसान, इतना अच्छा आपको फील आएगा कि वो ये तो बहुत आसान है। तो मैं कहता हूँ 2 बार करिएगा। एक बार पहले खुद से पहले पढ़िएगा। तो मेरे क्लास में तो मैं सर इतना समय आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डेड जाता है, तो आपको मेरे समय का भी ध्यान रखना है और आपको पढ़ा भी देना है, दोनों काम कर देना है हमको। देखो तो यहाँ तो पहले आपको ये टॉपिक पढ़ लेना है अपने बुक से। मैं थोड़ा इसको पहले छोटा कर दूँ कि आपको पूरा स्क्रीन पे आ जाए। देखो पहले तो ये लैगिंग जहाँ से शुरू हुआ है, आप यहाँ से एक बार बुक करो, रीड लगा दीजिएगा। रीडिंग लगाने से क्या होगा, आपका एमसीक्यू नहीं छूटेगा। आपका अक्सर बच्चों को सवाल होता है, अक्सर एमसीक्यू नए नए क्यों होते हैं? नए नहीं होते, इसी में देखो इतना कहानी इतने बारे जो टॉपिक समझाया गया है, इसी कंसेप्ट में से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। अब सिर्फ आप 100 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आप एक बुक पढ़ लेते हैं ना, ये बहुत, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो इसको आपको रीड कर लेना है पूरा ये टॉपिक। फिर मैं उस दिन आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको बुक पढ़ के आना है। पता नहीं आप पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। नहीं पढ़ के आओ तो बिल्कुल भाई फिर इस लेक्चर को देखने से कोई फायदा नहीं है। लेक्चर रिकॉर्डेड पड़ा है, तो पहले आप बुक एक बार रीडिंग कर लो। जितना मैं आपको जो भी करता हूँ आपका बड़े भाई होने के नाते, तो आपको एक बार उस चीज़ को करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको पढ़ने से कोई बेनिफिट मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इनको पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते इस पेज को पूरा पढ़ लेना है। देखो नीला कुरंजी के बारे में बता रहे थे कल आपको। ठीक है, इसे क्यों नियाना भी कहते हैं। ये 12 वर्षों में एक बार पूछवाता है इस पर। ये भी क्या है, ये भी मोनोकार्पिक प्लांट है। एक बार ही आता है, 12 साल जीवित रहता है, लेकिन 12 साल में एक बार इस पर पौधा फूल आता है, फिर से ये उसका फूल इसमें कभी आता ही नहीं है। और इसका सीजन भी दिया है सितंबर से अक्टूबर में। ठीक है, तो देखो जितना मैं आपको पढ़ाया जाए ना, सब इसमें से ही मैं पढ़ाया हूँ, इसमें कही है। चलो आपने पढ़ लिया, उम्मीद करता हूँ इसको पढ़ लिया होगा वीडियो को पोस्ट करके। कुछ बच्चों के क्वेश्चन के सर में बुक मेरे पास अभी नहीं है, तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और देखिए लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, कुछ घटनाएं मतलब वही निषेचन पूर्व, निषेचन बाद 2 घटना दी है। और एक तो होता है कि भाई, तो देखिए निषेचन पूर्व घटना में आपको बोला था पढ़ने के लिए। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत युग्मक का संयोजन से पूर्व, यानी अभी तक युग्मक मिले नहीं है। संयोजन का बोला फ्यूजन, यहाँ पर फ्यूजन अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर फ्यूजन अभी हुआ नहीं है, संलयन नहीं हुआ है। किसका, तो हम बात करते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ये दोनों आपस में अभी तक फ्यूज नहीं किए हैं, नहीं मिले हैं। तो इन दोनों के मिलने से पहले जितनी घटना होती है, सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, देखो इस बुक में पूरा क्लियर लिखा गया है। और इस घटना को युग्मक जनक कहते हैं, अर्थात गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मैंने क्या नहीं लिखा है क्या, मैं वहाँ भी इंग्लिश में लिख दिया हूँ, या हिंदी में लिखा है। और तथा युग्मक ट्रांसफर, 3 घटना पढ़ना आपको। युग्मक का संतरण, ये देखिए इस घटना को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक का अगर गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, तो इस घटना को गैमेटो ट्रांसफर भी कहते हैं। ठीक है, अब युग्मक जनन क्या है, तो जब ये जनन कैसे होता है, मतलब फॉर्मेशन क्या है, युग्मक जनन क्या है, यानी इसको हम लोग फॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन बनता कैसे है, तो बन गया, तो इसके बारे में एक बार रीड लगा लीजिएगा। ठीक है, रीड लगाने के बाद अभी आप बॉटनी सेक्शन पर है, तो इसमें ज़्यादा सर बात है कि आपको मनुष्य के बारे में उतना नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन लैंगिक जनन में सेम प्रक्रिया चलती है, तो ऐसा भी कुछ हमको देखने मिलेगा। यहाँ देखिए सेल के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे क्या है, देखिए ये अपना ये मेल गैमेट्स है, बड़े लंबे लंबे होते हैं। और फीमेल गैमेट क्या होती है, ओवम, वो ओवम बहुत छोटी छोटी होती है। देखिए कितना एक साइज का है। और यहाँ भी चित्र दिखाया गया है, 2-3 चित्र आपको दिखाए गए हैं। एक क्लेडोफोरा का चित्र दिखाया गया है जो ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और ये तो, और ये फोकस जो होता है, फ्यूकस का ये गैमेट्स है। चलो अब बात कर, इसको भी आपको रीड लगा लेना था। पहले एक बार खुद से पढ़ लेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे डाउट बनेंगे। अब डाउट बनेगा तो क्या होगा, अभी सिलेक्शन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले अपने डाउट बनाइए, अपने पास प्रश्न तो तैयार कीजिए, आपके पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जब हम कुछ पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारा बहुत सारा समस्या उत्पन्न होगा। देखो उस बच्चे को समस्या नहीं होता है जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है, कुछ पढ़ता ही नहीं, तो उसके पास कोई समस्या नहीं होती। तो आराम से मस्त सो रहा है, सोच रहा है कि चलो भाई आएगा फरवरी में 1 तारीख से परीक्षा होगा, 2 तारीख से, तो हम क्या करेंगे, रीड एंड पास कुछ भी गाइड खरीदेंगे, हम जाके चीट कर लेंगे, ये भ्रम है।
ये 10वीं क्लास नहीं है। देखिए भाई, इंटर में आपका गेस पेपर सब कुछ फिल करता है। बहुत लोग पिछले मेरे से बताए भी हैं कि वो कुछ लड़के जो नहीं पढ़े थे चिट ले गए तो बोलते सर लड़ ही नहीं रहता। ये बात सही है, लड़े आपका कुछ सब कुछ फेल करेगा वहाँ पर जाके। आपका एक ही चीज़ काम आएगा, ये आपका प्यारा सा नोट्स। आप नोट्स बना लेंगे। मान लीजिए आपका आज 10 तारीख को परीक्षा होने वाला है, 10 तारीख को, तो आप 4 तारीख से 6 दिन पहले आपका किया पूरा अपना नोट्स अपने रिवाइज कर लिया। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये फायदा है आपको पढ़ने से। और मैं बोलता हूँ आपकी टिप पे रहेगा ये, सारे टिप पे रहेंगी। चलो तो अब देखिए मैं यहाँ सब फटाफट अपने नोट्स को रिवाइज किया जाए। तो वही जो एनसीईआरटी में था उसी बात को मैंने यहाँ पर चिपकाया है। अब देखिए युग्मक जनन क्या है, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मक बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नोट क्लास 10th को रिवाइज करना है यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल उसके लिए हूँ। ये आपको पता है कि आपके पास शायद अपने ढंग से नहीं पढ़ा हो या आपके पास ना हो, मैं आपको कराने वाला हूँ। क्लास 10th यहाँ पर रिवाइज कराया जाएगा आपको। ये मेरा काम बनता है कि कैसे आपको रिवाइज करना है। सिर्फ जितना रिवाइज कराएंगे उसको भी अपने नोट्स में नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सर इसको मैं करा दिया हूँ, इसका रिवीजन में अभी मैं देख रहा हूँ तो ये करा दिया गया है, बिल्कुल परेशान ना होइए, ये मैंने आपको करा दिया है। जो भी मैं वहाँ पर लिखा हूँ कि रिवाइज करना है तो आपको मैं रिवाइज करा दिया था। सिर्फ आपको क्या करना है आज एक बार देखें तो फिर से देख भी लीजिए, आपको डाउट न रहे। ये रहा, मैंने उस दिन करा दिया था आपको रिवाइज ये कि निश्चयन पूर्व 3 घटनाएँ होती हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन और देखिए ये 2 होता है। एक होता है अगर क्या बोलते हैं अपने ये जो निश्चयन पूर्व घटना जो होती है, कोई युग्मक का बनना और एक होता है गैमेट का ट्रांसफर होना। तो गैमेट का ट्रांसफर होना गैमेट कहता है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के हो गए, गैमेट्स 2 बनते हैं, एक मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स बनेगा तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, अगर फीमेल गैमेट बनेगा तो उसको हम लोग oogenesis कहते हैं। ठीक है, oogenesis। अब करना क्या है, गैमेट ट्रांसफर, युग्म स्थानांतरण क्या है, थोड़ा इसमें शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कहते गैमेट बनने के बाद दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ऐसा नहीं मतलब मेल के अंदर मेल गैमेट बन गया तो उसको सिर्फ मेल बॉडी में रहेगा तो फटे कोई मतलब संतति उत्पन्न होने वाला नहीं है, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसको ले जाया जाएगा। तो ले जाया जाता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको पढ़ाया जाएगा आपको भी। जब भी आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ाया जाएगा वहाँ पर तो आपको इस बात को मैं जिक्र करूँगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। अब देखिए फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है, द प्रोसेस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जो संलयन होता है उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, तो इसलिए मैं आपको बताया था कि 2 अगर स्पर्म है तो क्या बनेंगे, एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड टूटते टूटते थी पहले तो क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स क्या होंगे डिवाइड होते 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 जाइगोट बनाएंगे। आपसे कभी अंतर पूछा जाए कि बाह्य निषेचन में और अंतर निषेचन में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर एक अंतर बताया गया है आपको। इसी अभी इसको लेकिन जैसे भी पढ़ना है, आपको चिंता नहीं करना है। और क्लास 10th में आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि निषेचन के बाद घटना क्या होती है, ये था। क्लास 10th में भी देखा इस सारी बातें आप वहाँ से पढ़ के आए हैं, तो आपको कहाँ तकलीफ होने वाला है। आप नहीं पढ़े थे तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको रिकॉल में करा रहा हूँ पूरा। ठीक है, इन सब बातों में हम जिक्र करेंगे तो आपको परेशानी होने में से थोड़ा नोट्स दिखा रहा था आपको। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, पूरा गुणसूत्र 46 होता है जिसमें से सेक्स क्रोमोसोम 22 को होता है ऑटोसोम और 23वां होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और ये तो पुष्प वाला था तो पुष्प वाला आपको पढ़ा दिया गया है। चलो तो अब यहाँ से मैंने पढ़ लिया, क्लास 10th आपको रिवाइज करा दिया। अब देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है ये, अब यहाँ पर लिखा गया कि भाई जो कैटेगराइज ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का वर्गीकरण, युग्मक को बांटा गया है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांटा गया, थोड़ा सा इसको जूम करूँ क्या, थोड़ा बार आपको दिख जाए। अभी आपको बड़ा दिख रहा है, पूरा बराबर दिख जाएगा। पेज कटेगा भी नहीं सर, पेज नहीं कट रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर बातें हम कर रहे हैं कि इसको कैटेगराइज किया गया। पहले तो आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स का मतलब होता है सेम, एक जैसा। आइसो मतलब होता है सेम, एक जैसा दिखे। जो गैमेट्स देखने में आप नहीं पकड़ पाए कि मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट है, जिससे आपको मैंने क्या दिखा था, फ्यूकस वाला फिगर दिखाया था, सेम होता है। जब संलयन कहता कि नहीं सॉरी आइसोगैमेट्स कहता है कि जब सेम गैमेट्स मिल जाए आपस में, दोनों का साइज एक जैसा, यहाँ पर पहले इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब संलयन यानी फ्यूजिंग जो होता है युग्मक रूपात्मक यानी मॉर्फोलॉजिकली रूप समान होता है, जब उसका मॉर्फोलॉजिक रूप से समान फ्यूजन होता है, एक समान फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं, आइसोगैमेट्स कहते हैं।
एक चित्र आपको दिखाया जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और आइसोगैमेट्स में कह रहा है कि आइसोगैमेट्स या इसको हम लोग दूसरा नाम से होमोगैमेट्स करते हैं, क्योंकि होमो का मतलब होता है एक समान। जब एक समान, आप सीधे इसको ऐसे भाषा में याद रखेंगे, आप ऐसे समझिए इसको। अगर देखिए संलयन जो होगा वो कैसा होगा, मोर्फोलॉजिकली क्या होगा, समान होगा। मोर्फोलॉजिकली क्या होगा, समान होगा, तो उसे हम लोग आइसोगैमेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए एल्गी, थोड़ा कट रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दें तो हो जाएगा। अब बराबर है। जैसे अब एग्जाम्पल में एल्गी, क्लेडोफोरा और क्लेमाइडोमोनस को आप एग्जाम्पल में याद रखेंगे। ये क्या है, ये आइसोगैमेट्स के क्या है, एग्जाम्पल है। अब मैं आपको आपका एनसीईआरटी में बुक दिखा रहा था ना डायग्राम, वही वाला बात है। देखो ये है, देखो ये बिल्कुल समान है। ये मोर्फोलॉजी आकार, इनका आकार साइज देखिए, तो साइज कितना है, एक जैसा है कि नहीं। जब उनका मोर्फोलॉजिकली हिंदी क्या होता है, समान, ऐसी रूप, ऐसी ये साइज में समान हो, आकार रूप से, तो इनकी संरचना देखिए एक ये दोनों गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स से फीमेल गैमेट्स क्या है, दोनों सेम है। तो ये ऐसा क्या कहलाया, ये कहला गया आइसोगैमेट्स। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग हेट्रो विषम युग्मक। विषम युग्मक में क्या है, तो विषम युग्मक में क्या है, इसमें पता है आपको, जब संगलित युग्मक यानी जो संलयित युग्मक है, जो गैमेट्स फ्यूजन करने वाले हैं, वो क्या है, मोर्फोलॉजिकल रूप से विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उन्हें हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप, और इसकी मेजोरिटी कहते हैं, इसकी मेजोरिटी अधिकतर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में में ज़्यादा होता है। जितने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रूप से बच्चे को जन्म देते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, उनमें यह विशेषता पाई जाती है। जैसे आपने कहा था एल्गी का ही एक फ्यूकस है, जो एग्जाम्पल नंबर आपको 2 दिखाया हूँ। ये बहुत, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए ये आकार रूप से क्या समान, देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो फ्यूकस होता है उसको देखिए, ये गैमेट जो है किसका गैमेट से है, फीमेल का है। फीमेल इतना बड़ा है फीमेल का जो क्या है सेल बॉडी, फीमेल का जो गैमेट्स बोले आप, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है। और देखिए ये इतना छोटू सा, ये मेल गैमेट्स है। मैं साइन दिखा रहा हूँ, साइन दिख रहा है आपको, ये आपको डायग्राम थोड़ा सा मैं जूम करूँ कि कितना डिफरेंस है दोनों में। देखो अब बातें आपको क्लियर होगा। यहाँ तो क्या था, समान थे क्लेडोफोरा में, लेकिन फ्यूकस में देखिए, फ्यूकस में क्या हो रहा है कि इनका जो माँ का गैमेट्स है कितना बड़ा है, इनका जो मोर्फोलॉजिकली है यानी रूपात्मक रूप से, आकारीय रूप से क्या है, बड़े हैं, और मेल गैमेट्स इतना छोटू सा है। तो ये ऐसा जब फ्यूजन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो। कोई दिक्कत। जब समान रूप के गैमेट्स होंगे तो उनको बोलिएगा आइसोगैमेट्स। अलग मतलब उनका जो समान रूप साइज ना हो, हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोगैमेट्स। मेरे ख्याल से आपको समस्या नहीं हो रहा होगा कि मैं आपको पूरा सरल भाषा में उसको बातें को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ से बच्चे को तो डाउट नहीं बचना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा और सेटिंग कर दूँ, चलो ये तो क्लियर हो गया। इसमें आप एग्जाम्पल में क्या रखेंगे, फ्यूकस। फ्यूकस क्या है, एक शैवाल है, एक एल्गी है, और एक कारा बोले, देखिए इसको चारा मत पढ़िएगा, CHARA, चारा इस तो दिख रहा है, लेकिन इसको कारा पढ़ना है। कारा भी क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। एक याद अभी एग्जाम्पल रख सकते हैं वाइवॉक्स। और देखिए फ्यूकस क्या है, ब्राउन, याद रखिएगा फ्यूकस कैसा एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है। फ्यूकस भूरा शैवाल है, और कारा क्या है, ग्रीन, हरा मतलब नीला, ग्रीन एल्गी मतलब क्या बोले, हरित शैवाल है। एक होता है ग्रे, हाँ ठीक है, ब्लू एल्गी मतलब नीला शैवाल, नीला नहीं है, नीला हरित शैवाल है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसके, ये तो हो गया ग्रीन एल्गी में हो गया। अब सभी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के संबंध में देखिए पी साइलेंट आता है, PTE रहेगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोगैमेट्स हैं। हेट्रोगैमेट्स इनमें होता है। ठीक है। नोट नोट नोट, तो जो भी नोट आए तो नोट तो आपको करना ही है। नोट क्या कर रहा है कि जब भी मेल गैमेट्स को पुमनु, अर्थात इसको हम लोग एंथ्रोजाइड और शुक्राणु स्पर्म कहता है। मेल गैमेट्स को आप स्पर्म कह दीजिए, या उसको आप पुमनु भी कह सकते हैं, यानी एंथ्रोजाइड भी कह सकते हैं आप। इंग्लिश याद रखिए, अगर हिंदी प्रथम कहते हैं मेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंथ्रोजाइड और शुक्राणु के, और शुक्राणु दो बात कहेंगे, उसको एंथ्रोजाइड और स्पर्म कहा जाता है। ठीक है। जबकि मादा युग्मक को, जबकि फीमेल गैमेट्स को हम लोग एग यानी अंडाणु या ओवम,
मैंने इसको और दिखाया था, इसको सेक्स सेक्स सेल भी कहा जाता है और इसको जर्म सेल भी कहा जाता है। मैंने क्लास 10 जब रिवीजन किया था तो वहाँ बताया गया था आपको। अब देखिए मेल गैमेट का साइन, फीमेल गैमेट का साइन आपको फिर आँख के सामने है, आपको साइन याद भी हो गया होगा, बहुत बार आपको मैं रिकॉल कराया हूँ उसको, बहुत बार इसको रिकॉल करा दिया गया है। चलिए अब एक पॉइंट याद, इसमें आपको पॉइंट कह रहा है कि युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन होता है। युग्मक संरचना के दौरान यानी सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। युग्मक संरचना के दौरान क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो पहला क्या है? सभी हेट्रोगैमेट्स आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको दिखाया था एक फ्यूकस का और एक मेल गैमेट्स का भी देख लीजिए। ओवम का साइज देखिए, ये फीमेल गैमेट्स है और ये मेल गैमेट्स है। क्या ये आकार से दोनों का साइज एक जैसा है क्या? नहीं, बिल्कुल। ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, ये पतला पतला लंबा सा दिख रहा है, तो साइज रूप से कहाँ बराबर हुआ? ये नहीं ना हुआ, तो इसको हम लोग हेट्रोगैमेट्स बोलेंगे। विषम युग्मक है ये। अब चलो सब बता रहा है कि सभी हेट्रोगैमेट्स जो होते हैं, सभी हेट्रोगैमेट्स स्पीसीज यानी जाति जो हैं विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक गैमेट्स प्रायः प्रकार के होते हैं, जो प्रायः दो प्रकार के होते हैं शायद, हाँ प्रायः दो प्रकार के होते हैं, छूट गया है, प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। सभी हेट्रोजाइगट्स में जो युग्मकी प्रजातियों में जो गैमेट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना मेल गैमेट्स, एक होता है फीमेल गैमेट्स। ये तो आप जानते भी हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, इसको याद रखना आपको। गैमेट्स क्या होते हैं? हमेशा अगुणित होते हैं। अब मैंने जहाँ एन लिखा है इसको आप अगुणित समझिएगा, और जहाँ मैं 2n लिख रहा हूँ उसको 2n को बोले तो डिप्लॉइड यानी द्विगुणित समझिएगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब सिंगल, डिप से दो, डाई मतलब दो, याद रखिएगा। डिप्लॉइड है ना, डिप्लॉइड में डाई वर्ड है, डाई मतलब दो होता है, और हैप्लॉइड का अगुणित यानी एन सिंबल के साथ याद रखिएगा। अब देखिए पेरेंट्स बॉडी जो होता है, हम लोग का जो गैमेट्स है, हम लोग का शरीर में अगर बात करें तो हम लोग गैमेट्स क्या होता है? एन होता है, जबकि हम लोग का ये अपना शरीर क्या है? हम लोग का शरीर क्या है? डिप्लॉयड है। खाली आप स्पर्म सेल क्या बोलते हैं, स्पर्म को और ओवम को यानी माँ का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को छोड़ दें, बाकी शरीर की जितनी अपनी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं। एक बात आपको याद आना चाहिए। अब चलो यहाँ पर बता रहा है कि डिप्लॉयड बॉडी में यानी जो मियोसिस होता है, जितने डिप्लॉयड बॉडी वाले हैं उन सब में क्या होता है? मियोसिस होता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन में आपको बताया थे, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आ गए? मनुष्य आ ही गया, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे आ गए, ठीक है। तो डिप्लॉयड बॉडी होता है, वहाँ से मियोसिस होकर अर्ध गैमेट्स क्या होते हैं? एन बन जाते हैं डिप्लॉयड बॉडी वाले में, अर्धसूत्री विभाजन। और पेरेंट्स बॉडी अगर क्या हो, हैप्लॉइड हो, तो क्या होगा? पेरेंट्स बॉडी अगर, पेरेंट्स मतलब क्या होता है? जो जनक, इसको जनक बोलते हैं, पेरेंट को जनक, जो जनन में भाग ले रहे हैं, जो माता और जो पिता जनन को करने वाले हैं उनको पेरेंट्स बॉडी बोला जाता है। जनक बोल सकते हैं हम इसको। तो जो जनक का शरीर अगर मान लीजिए हैप्लॉइड है, अगर उनका डिप्लॉइड है तो वहाँ पर मियोसिस होगा, और हैप्लॉइड है तो क्या होगा? माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री, इक्वलेटरल, इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, या इसको आप माइटोसिस कहिएगा, समसूत्री विभाजन हिंदी में इसको बोलते हैं। देखो यहाँ भी गैमेट्स एन बना और यहाँ भी गैमेट्स एन बना, तो आपने क्या नोट किया? गैमेट्स हमेशा क्या है? एन के रूप में आ रहा है। यहाँ भी एन था और यहाँ भी एन बन रहा है, दो था तो दो से हाफ होकर एन बन गया, यहाँ हाफ था तो सेम डिवीजन हो गया, फिर से हाफ ही रह गया। यानी गैमेट्स कभी ऑलवेज मतलब हमेशा मतलब क्या है? हैप्लॉइड ही है, डिप्लॉइड नहीं होने वाले हैं, चाहे बॉडी भी कैसा हो, चाहे बॉडी डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, ये अलग हो सकता है, लेकिन गैमेट्स ऑलवेज आर हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट आपको नोट करना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या कोई जीव अगुणित होते हैं तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है क्या? अच्छा मान लीजिए आपने देखा कि दो गुण था, तो हाफ हाफ होके दो एन, एक एन मेल गैमेट में एक फीमेल गैमेट में, दोनों का क्रोमोसोम हाफ हो गया, एन एन हो गया। तो क्या जो पहले ही से एन होगा, क्या उसमें उसमें कभी हैप्लॉइड, उसका मतलब उसमें उसमें सम और इसका आधा नहीं होता है क्या? तो देखिए इसमें आंसर होता है। इसको आप एक सेक्शन में याद रखना है, कहाँ लेकिन जिसमें होता है याद रखिएगा। कहते एल्गी में जाइगोट जब बन जाता है उसके बाद होता है, शुरू में नहीं होगा, जाइगोट बनने के पहले नहीं होगा, जाइगोट बन जाएगा उसके बाद फिर से उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है। पहले अर्धसूत्री नहीं, पहले समसूत्री विभाजन होता है, बाद में उसमें माइटोसिस, बाद में पहले माइटोसिस होता है, बाद में उसमें मियोसिस भी होने लगता है, लेकिन कब? जाइगोट बनने के बाद, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखना है कब होता है। तो अब बिल्कुल नाम मत कह दीजिए कि नहीं है ब्लड बॉडी में तो भाई
अर्धसूत्री विभाजन होगा नहीं, क्योंकि पहले ही से n है तो फिर n/2 हो जाएगा, जबकि गैमेट्स तो n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो पहले ही से हैप्लॉइड है तो आधा कैसे होगा और खराब हो जाएगा वो। तो नहीं, ऐसा नहीं है, होता है जब गैमेट्स बन जाते हैं, भले ज़ाइगोट्स बन जाते हैं, यानी युग्मनक बन जाता है, उसके बाद होता है। ये आपको आंसर में इसका याद रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नोट्स किया गया है कि सारणी 1.1 आपको याद रखना है। तो सारणी क्या है, आपको थोड़ा बुक नहीं होगा आपके पास, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि जस्ट अभी आप +2 अभी तो कल सब लोग ये रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बुक तो ले लेना चाहिए। चलो यहाँ देखते हैं, कहता है अर्धसूत्री यानी क्रोमोजोम में द्विगुणित, कहता है अर्धसूत्री क्रोमोजोम में, अर्धसूत्री कहता है कि अर्धसूत्राणु लिखा है, सूत्राणुओं में, अर्धसूत्राणुओं में जो क्रोमोजोम में द्विगुणित डिप्लॉयड गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में n संख्याओं को रिक्त स्थानों में भरिए। ये को भरने के लिए बोला है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर 46 था तो युग्मकों की गुणसूत्र संख्या कितना हो गया, 23 हो गया। तो यहाँ 12 है तो कितना हो जाएगा, 6 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, इधर 2n है ना, तो इधर तो क्या हो, डबल होगा ही होगा। कितना आसान है, अगर इधर 21 है तो क्या हो जाएगा, इधर भी 42 हो जाएगा। कुत्ता में देखिए 78 है तो इसका इधर हाफ हो जाएगा। गैमेट्स देखिए जो यहाँ पर बता है 2n है, ये तो डिप्लॉयड है तो इसमें डबल होगा, हैप्लॉइड में क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा तो n बराबर ऐसे हो जाएंगे। प्याज में इधर 8 है तो इस सारे आपको भर लेना है। 78 है तो इसका हाफ हो जाएगा, इधर जाके क्रोमोजोम हाफ हो जाएंगे इधर, क्योंकि इधर हैप्लॉइड है। तो 78 है तो इधर क्या हो जाएगा आपका, इसका आधा 4 और क्या बोलते हैं 35 दूना 70, 35 39 हो जाएंगे, तो इसका हाफ, 2 9 18 2 हाँ 39। ये इधर 19 है तो इधर क्या हो जाएगा 38। इधर किस बाबू के और कौन है भाई, इसमें बहुत सारे गैमेट्स है इसके, तो एक गुमक तो बहुत 6 37 है, सबसे ज़्यादा है। हाँ ये भी, और ये भी याद रखिए कि इसमें कितना होता है, ये काम आपके MCQ में काम आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। तो अब बाकी आपको भरना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैंने बता दिया कैसे भरना है, आप वैसे भर लीजिएगा। लेकिन इसको याद करना है, जब भी पूछूंगा आपके टिप पे होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए कुटाई भी होगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो नहीं हो सकते हैं, ऑफलाइन वाले कुटाई होगा, ये आपको याद रखने हैं भाई। 1-2 दिन का समय दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलो हम आपके लिए पूरा पेज लाते हैं, सब कुछ दिखलाते हैं, तुम खाली इसको तमाशा देखो थोड़ी ना चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी जो होता है इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में लैंगिकता क्या है। लैंगिकता मतलब जो जीव लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, मतलब जो ऑर्गन, जो बॉडी, मतलब जो चीज़ सेक्स, मतलब सेक्स ऑर्गन इसको बोल सकते हैं हम, इसको लैंगिकता कहने का होता है सेक्स ऑर्गन। तो चलिए पहले बात करते हैं निम्न जीव में, छोटे मतलब जिसके पास ज़्यादा कुछ शारीरिक संरचना नहीं है, बहुत निम्न लोअर प्लान, जिसको लोअर ऑर्गेनिज्म कहिए, जैसे फंजाई, कवक। इसमें एक होता है देखिए दो, एक होता है एक लिंगाश्रयी और एक होता है हेट्रोथैलिक, ठीक है, यानी विषम थैलिसी। तो इसको हिंदी में, इसको हिंदी पढ़िएगा तो ऐसा ही लिखा गया है, मैंने ऐसा नहीं कुछ आपको मैंने नया लिख के दे दिया हूँ, वहाँ भी ऐसा ही लिखा गया है। हाँ चलिए, अभी जो आपको पढ़ाया गया सेल डिवीजन, तो मैं तो बोला था रीडिंग कर लेंगे, यहाँ पर सारी बातें आपको लिखी गई हैं, जो आप पढ़ रहे हैं सारा बातें यहाँ लिखा गया है, कुछ नया में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। और बात करते हैं हम लोग, अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये सब सारे बातें इसमें लिया गया है। देखो जो तुम अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो क्या होता है जियो में लैंगिकता, यह पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक। तो पहले इसको आप एक बार रीड लगा लीजिएगा, जियो में लैंगिकता, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि समथैलेसिस क्या है और विषमथैलेसिस शब्द क्या है। यानी एक लिंगाश्रयी जो मैं आपको लिखा था वहाँ पर, उसका इंग्लिश तो वहाँ पर नोट कर दिया हूँ, उसके लिए परेशान नहीं होना है, यहाँ पर हिंदी में बिल्कुल आपको पढ़ लेना है। चलो पढ़ लिए होंगे आप, वीडियो को रोक के, या अपने पास बुक हो तो आराम से पढ़िए, इतना प्रेम से पढ़िए ना कि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अब देखिए एक लिंगाश्रयी कहने का मतलब क्या है, यानी जो होमोथैलेसिस क्या है ये। तो देखिए इसमें कह रहा कि अगर दो युग्मक एक ही जनक से पैदा हुए हों, दो युग्मक, मान लीजिए कि ये हो गया कोई गैमेट्स मेल, ये कोई गैमेट्स हो गया फीमेल,
ये दोनों एक ही जनक से, मतलब उनके माता पिता दोनों गैमेट्स के माता पिता जहाँ से जन्म हुए होंगे दोनों एक ही जनक से हुए हैं। तो इसको अब तुम बोलोगे, इस भले जो भी यहाँ से जीव पैदा हुआ है ये दोनों जीव अगर के माता पिता एक ही हैं तो इनको आप ऐसा कहेंगे ये होमोथैलेसिस है। और हेटेरोथैलेसिस मतलब क्या होगा, विषमथैलेसिस मतलब क्या होगा, यदि दो गैमेट्स अलग अलग जनक से उत्पन्न हुए हैं, मतलब अलग अलग जनक, एक का जनक अलग है और दूसरे का जनक अलग है, दूसरे उसके माता पिता अलग हैं, दूसरे के माता पिता अलग हैं, तो वो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, विषमथैलेसिस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हायर प्लान्ट्स में, उच्च जीव क्वालिटी के हायर, जिसमें हम लोग आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। तो पहले इनका सेक्स ऑर्गन क्या है, जब से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फूल का भाई जनन अंग क्या है, तो वो आपको पता होगा, भले पौधे का जनन अंग क्या है बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हायर प्लांट्स, इनका सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेक्स ऑर्गन इज फ्लावर, उनका जनन अंग क्या है, फूल। अब बहुत बार इसको क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्वेश्चन से पूछा भी जाता था बार बार कि पौधे का जनन अंग क्या है, तो फूल है। अच्छा, फूल को हम लोग कितना हल्के में लेते हैं, फूल पे भी है अपनी, जिसको आप क्लास अभी जो दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे ना पुष्पी पादपों में लेंगे, तो वहाँ पर फूल के बारे में पढ़ेंगे। तो फूल हम लोग ऐसे ही कोई किसी को देने के लिए, किसी को गजरा बनाने के लिए, किसी को कोई बाल में लगाने के लिए, कोई फूल पूजा पाठ करने के लिए, कोई फंक्शन में, कोई कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारा इसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। क्या वो ऐसे इसके लिए बनाया गया था क्या? नहीं, वो क्या सेक्स ऑर्गन है, मतलब कितनी अच्छी बात है ना, ईश्वर ने उसको, वो तो भाई जनन करने के लिए ईश्वर ने बनाया, वो जनन करने वाले अंग है जैसे हम लोग का होता है। तो उस पार्ट को हम लोग कितना यूज करते हैं, इधर उधर कहाँ कहाँ, जो भी इसका फूल का है, कभी कोई फेंक देता है, कोई तोड़ लेता है। तो हमको थोड़ा सोचना है इसके बारे में कि नहीं, वो इतना खराब चीज़ नहीं है, वो किसी चीज़ का मतलब नया संतति उत्पन्न करने वाली चीज़ है। आओ एक बात यहाँ आपको जानकारी देते हैं, बहुत डिप्थ में आपको जानकारी दिया जाएगा। और इस देखो ये कंटेंट क्या है, मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट है CUT। कहने का मतलब क्लास 12 तो आपका एग्जाम बोर्ड तो हो ही जाएगा, और CUT बोले तो मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम होता है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उसका ये नोट्स है। तो आपको बिल्कुल ये तो भूल जाओगे, तुमको यूट्यूब पर कोई पढ़ाने वाला है ऐसा, हिंदी मीडियम में यूट्यूब पर आपको कोई इतना पढ़ा दे तो फिर देख लेना, कोई भी चैनल खोल के देखना, इतना कोई जानकारी नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो वो लोग आपको पेड कोर्स में पढ़ाएंगे, फ्री वाले में कस्ट में तो आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। या सिर्फ जो सिर्फ बोर्ड का तैयारी कराता है उसको भी इतना जानकारी नहीं होगा कि आपको इतना तैयारी कराई जाए। तो मैंने नोट्स वहाँ से बनाया है, मेरा खुद का नोट्स नहीं है, मैं बार बार आपको बोला हूँ, ये बेहतरीन नोट्स है, एक अच्छे टीचर का नोट्स है। तो और एक मतलब हाई क्वालिटी लेवल के टीचर है, उनका ये नोट्स है। तो बिल्कुल आप पढ़िए, इस पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए, और देखो आपका फीलिंग कैसा आ रहा है बायोलॉजी में, आपको थोड़ा थोड़ा आप फेमिलियर हो रहे हैं, आपको अच्छा बायोलॉजी फील हो रहा होगा। चलो अब बात कर लेते हैं इसमें हम लोग क्या, सॉरी डिलीट, इसका थोड़ा मेरा मोबाइल हिल ही जाता है। चलो अब देखिए, फ्लावर में मैंने कहा कि इसका एक लिंगाश्री, एक लिंगी होने का मतलब क्या होता है, फ्लावर क्या होते हैं, अगर दो प्रकार के, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर दो होंगे। अच्छा, यूनिसेक्सुअल कब तुम उसको एक लिंगी पौधा फूल कहोगे, कब उसको द्विलिंगी कहोगे, ठीक है। तो देखो, एक लिंगी फूल कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं एक चित्र बनाया हूँ, यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, ये मान लो जयांग है, ठीक है, और पिस्टिल है, यानी इसको स्त्री केसर भी कहते हैं, और इस पर मतलब सिर्फ स्त्री केसर है, एक फूल में सिर्फ स्त्री केसर आपको दिखाई दे रही है, तो उसको मादा पुष्प कहिएगा, माँ है। अच्छा, पूरा बराबर, तो इसको थोड़ा जूम किया जाए, चलो अब नहीं कट रहा है, क्योंकि पूरा वीडियो का ध्यान रखता हूँ कि आपको नोट्स भी तो बनाने हैं, वीडियो रोक के, इसके लिए पूरा ध्यान दे रहा हूँ। अब मैं तो हाथ बिल्कुल यहाँ से हटा लेंगे, फिर सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हटा दूँगा, फिर उसके बाद आराम से इसको बना लीजिएगा। मतलब अगर एक ही पुष्प में सिर्फ क्या है, सिर्फ उसमें क्या है, उस पर पुरुष नहीं है, सिर्फ स्त्री केसर है, यानी जयांग है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिनोसियम है, इस पर जाइनोसियम है इस पर। अगर सिर्फ जाइनोसियम है तो जाइनोसियम है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये मादा पुष्प है। और जिस पर देखिए एक ही ऐसा पुष्प दिख रहा है इसमें, सिर्फ इसमें क्या है, एंथर वाला है, यानी इस पर पुरुष है, एंथर, ये एंथर होता है ना, ये इसका आप लोग क्या बोलते हैं, इसको एंड्रोसियम बोलो या पुंकेसर बोलो। अगर उस पर सिर्फ पुंकेसर है, एक ही पुष्प, एक पुष्प पर सिर्फ पुंकेसर है, तो सब क्या बोलेंगे आप, नर पुष्प बोलेंगे, यानी ये क्या बोलते हैं, मेल फूल है ये, फीमेल और ये मेल। साइंस से भी दिखा दिया हूँ, आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा। और देखो
तो ये भी एक लिंगी पुष्प है, ये भी एक लिंगी पुष्प है, याद रखना। और द्विलिंगी किसको बोलोगे? ये द्विलिंगी हो गया, एक ही में दोनों आ गए। एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प के पार्ट में यहाँ से पुरुष भी है और महिला भी है, दोनों हैं, दोनों साथ में आ गया। ये पार्ट एक ही पुष्प में है अगर सटा, वैसे आप अड़हुल का फूल देखिएगा, अड़हुल का फूल देखा है अपन, देखिएगा उसमें दोनों साथ में होते हैं, तो क्या हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो, द्विलिंगी फूल। कोई दिक्कत तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अगर मैं बताने के लिए से बोलता हूँ कि डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहाँ से तो बताने का। अभी मैं तो ऑफलाइन में, तो मैं बच्चों के साथ में रहूँगा तो बच्चे हमसे पूछ लेंगे। ये बातें मैं उनको बोलता हूँ जो यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं, उनके लिए है। और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपको बायो का कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, आप सब कुछ कहीं से पढ़ लो, बायोलॉजी सिर्फ यहाँ से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। मेरे कोचिंग में आते हो तो आपको सारे विषय मिल जाएंगे, आपको हिंदी से लेकर इंग्लिश और सारे विषय में अलग अलग फैकल्टीज हैं। और जो भी टीचर आपको मिलेंगे, बेस्ट क्वालिटी के अच्छे टीचर मिलेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो और अच्छे दिन, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़े हुए बच्चे टॉप किए हों, वैसा टीचर से आप पढ़ रहे हैं। और ये तो जो नोट्स आपको मिला है, तो ये तो इंडिया लेवल का बेस्ट नोट्स है, तो इसमें तो शक ही मत करना, ये तो सबसे अलग ही है। इसके बाद किसी को बायोलॉजी पढ़ा दोगे आराम से। अब एकलिंगी पुष्प में देखिए भाई, क्या बता दिया मैं कि एकलिंगी पुष्प में यानी यूनि सेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, दो पार्ट में समझा रहा हूँ, पहले समझिए। यदि एंड्रोसियम उपस्थित होगा, एंड्रोसियम किसको बोल रहा हूँ मैं? एंड्रोसियम इसको बोल रहा हूँ, देखिए ये, और इसको मैं क्या बोला था? जाइनोसियम। अगर एंड्रोसियम एंड्रोसियम अनुपस्थित होगा तो उस पुष्प को हम लोग कहते हैं कि स्टिमिनेट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमिनेट फ्लावर, या पुंकेसर वाला फूल, या पीला वाला दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, इसको पीला कलर में लिखा हुआ, ये भी आपको दिख रहा है। हाँ देखिए, इसको मैं पढ़ भी देता हूँ। पुंकेसर फूल या नर पुष्प कहते हैं, उसका साइन दिखा दिया हूँ। यदि जिस फूल में सिर्फ आपको क्या दिखेगा? जाइनोसियम दिखेगा, या गाइनोसियम पढ़ते हैं सर, ये गाइनोसियम दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक बार इसको डिक्शनरी चेक कर लेना। तो उस वैसे पुष्प को आपको क्या बोलिएगा? पिस्टिलिएट फ्लावर या फीमेल फ्लावर आप कहेंगे, या मादा फ्लावर उसको फीमेल कहेंगे। अब आते हैं, देखिए प्लांट्स के रिकॉर्डिंग। एक और बात आपको बता रहे हैं आपको कि मोनोसिस प्लांट, मोनोसिस यानी एक लिंगी पौधा और द्विलिंगी पौधा के बारे में बात होगा यहाँ पर। देखिए, कहता है कि एक यहाँ पर मैं पौधा बनाया हूँ, पहले इसको डायग्राम समझिए। ऐसा मैंने बायोलॉजी में क्यों बोला चित्र बनाने के लिए? जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो बायोलॉजी में डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ। एक फ्लावर देखिए, एक पौधा देखिए, एक पौधा है, मैं इसको ग्रीन में दिखाया हूँ। चलिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, इस पौधे पर यहाँ पर क्या है? एक फूल है, जिसमें क्या है? ये दोनों है। यहाँ पर क्या है? पुंकेसर है, मतलब पुरुष वाला फूल है। आपको यहाँ पर ऊपर सान दिखाया था ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या है? एक फूल है, इसलिए ए लिख दिया हूँ। ओहो, चलो ये देखो, तुम्हारे लिए कितना कम किया गया है। मैं तुमको समझ में आने के लिए सब कुछ लिख दिया हूँ। ए पुष्प में ए लिख दिया हूँ, तो एंड्रोसियम है। ठीक है, पौधा एक ही है। उस पौधे में क्या है? एक ऐसा फूल है जिसमें सिर्फ एंड्रोसियम है। उसी पौधे में दूसरी तरफ आइए, आपको गाइनोसियम दिख रहा है। तो अब आप बताइए, 1 मिनट। तो क्या आपने देखा? एक ही पौधा में क्या थे? गाइनेसियम थे और एंड्रोसियम था। तो उसको अपने क्या बोल दिया? वैसे फ्लावर को क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट से होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा इसको, चलो देखो, देखिए भाई, हमने क्या सीखा यहाँ पर? एक ही प्लांट से, उसमें क्या है? एंड्रोसियम है, और एक यानी पुष्प है, जैसे नर वाला है, और उसी पुष्प में मादा पुष्प है, यानी गाइनोसियम है। गाइनोसियम का हिंदी जयांग होता है, इसको जाइनोसियम नहीं, गाइनोसियम पढ़िएगा, गाइनोसियम है जी, है ना? मैं जी समझ रहा था। गाइनोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं स्त्री के सर, या इसको जयांग। ठीक है, तो गाइनोसियम में उसी पर है। दोनों एक ही पौधा है, दोनों फूल एक ही है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, इनके एग्जाम्पल क्या है? ऐसे पौधे को आप क्या बोलिएगा? एक लिंगी पौधा है। क्या है ये? मोनोसिस प्लांट से। इसको आप एग्जाम्पल देखिए, मोनोसिस प्लांट। मोनोसिस, मोनो मतलब एक होता है। अब मैं बहुपद में आपको जो पढ़ाया था, मैं तो बताया था आपको, बाइन अथी जैसे पोलिनियम, आप पर क्या बहुपद क्या बोलते हैं? पोलिनिमियल, यानी पोली का अर्थ था बहुत, मैं नहीं, बहुत सारे। मोनोमियल को एक बोलते थे हम लोग। लीनियर मतलब रैखिक होता है। मोनोमियल मतलब एक वाला जो बहुपद में एक होता है, उसको मोनोमियल में पढ़ते थे। बाइनोमियल में द्विबहुपद, जिसमें तीन तीन पदों से ट्राइनोमियल बोलते थे, फिर क्वाड्रेटिक बोलते चतुर्थ वाले को। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, रेड़ी, अरंडी लिखा था ना, तो अरंडी थोड़ा हिंदी अच्छा नहीं रहता, इसको आप ऐसे याद कीजिए, कस्टर होता है। कस्टर मतलब क्या होता है? हम लोग हम अपने देसी बताए, हम बिहार में क्या बोलते हैं? लेड़ी बोलते हैं ना, लेड़ी का तेल, उसी का नाम रेंडी है।
और अरंडी शायद उसी को बोलते हैं, पता नहीं आप यही ना है जिसे हम लोग लेडी बोलते हैं, शायद मुझे तो हम लोग भोजपुरी में से लेडी बोलते हैं, वही रेडी होता है या अरंडी होता है जिसे हम लोग कैस्टर बोलते हैं। या और देखिए दूसरा एक लिंगी पौधा का ये मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, ऐसे पौधे में क्या होता होगा कि उसका पुष्प अलग होते होंगे, पहले ये फूल, एक फूल अलग होता है जिसमें सिर्फ माँ होती होगी, और एक फूल अलग होता है जिसमें पुरुष होता होगा, पिता होते होंगे, अलग अलग माता पिता अलग अलग होते हैं। मादा फ्लावर और पिता फ्लावर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नारियल भी एग्जाम्पल है इसका, कोकोनट। और कोहड़ा, कोहड़ा देखें, कोहड़ा अभी तो ये सीजन तो ठंडी था ना, शायद पार हो गया कोहड़ा वगैरह का। अब आइए डायोसिस प्लांट में, मोनोसिस प्लांट हमने देखा, अब डायोसिस प्लांट देखिए, इसमें आपको दो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसके दो समझिए। एक ही पौधा है, ठीक है, एक पौधा है जिसमें सिर्फ क्या है, इस पौधे में क्या है, ये मेल फ्लावर है, क्या है, सिर्फ मेल फ्लावर है, ये नर पौधा है। ऐसे पौधा देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर एक ही पौधा में दोनों होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों हो, लेकिन अलग अलग हो, एक लिंगी पौधा कहलाएंगे। लेकिन ऐसा पौधा जिसमें सिर्फ एक, अगर नर दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे मैं कोई यहाँ ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा, ये वाला डायग्राम सिर्फ बना दीजिए इस पर, यहाँ भी, तो इसको आप बोलिएगा डायोसिस प्लांट है, डायोसिस प्लांट है, लेकिन इसमें अलग है, सिर्फ क्या है, एक ही आदमी है। और देखिए ये दूसरा भी हो सकता है, जैसे एक फ्लावर को दिखा रहा हूँ, एक पौधा दिखा रहा हूँ आपको, ये पौधा है, इसमें सिर्फ क्या है, फीमेल वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ फ्लावर, ये तो फ्लावर लिखा गया है, फ्लावर, इस पर फूल है, इस पर पुष्प है, लेकिन सिर्फ क्या है, इसमें मान लीजिए कि एंड्रोसियम वाला फ्लावर है, इस पर क्या है, गाइनोसियम वाला फ्लावर है, तो सिर्फ दोनों अलग अलग होंगे, तो याद रखिएगा ये द्विलिंगी पौधा कहलाएगा। क्या है, ये द्विलिंगी पौधा का उदाहरण है, जैसे आपने पढ़ा, अच्छा एक सॉरी ये तो एक लिंगी हो गया ना, पपीता क्या है, चलिए, तो आपने क्या देखा, देखिए बहुत इसमें पता है ना, इसमें बच्चे 90% गलती करते, गलती हमें यहाँ पर फंसते हैं, हमें पता है क्या, हम लोग कहाँ फंसेंगे इसमें आके, हम लोग सोचेंगे ना कि इसमें तो दोनों है, एक ही पौधा पर दोनों है, तो ये तो डायोसिस प्लांट हो गया, कि इसमें दो अलग अलग है, और इसमें तो एक ही को है। अरे भाई एक एक है, इससे कोई मतलब नहीं है, फ्लावर एक है, सिर्फ मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ, वैसा पौधा जिसमें से फ्लावर क्या है, एक ही है, तो सिर्फ नर है, तो ये पपीता, तो ये क्या है, अगर इसको देखो तब एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प की बात पढ़ाई हो रही है, यहाँ पौधा का पढ़ाई हो रहा है कि ये मोनोसिस प्लांट कौन है, यहाँ पर आपको मोनोसिस प्लांट्स और डायोसिस प्लांट के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं। तो डायोसिस में अपने क्या देखा कि उसका नर अलग चला गया और मादा पुरुष, एक पर सिर्फ नर फ्लावर है, एक पर सिर्फ एक पर मेल फ्लावर, एक पर फीमेल फ्लावर है। जैसे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, खजूर हो गया और पपीता हो गया, ठीक है। और आइए यहाँ पर अब अगले, अब गैमेट स्थानांतरण पढ़ना है, तो फिर से हर बार की तरह आपके भैया जी आपके लिए ला रहे हैं प्यारा सा एक नोट्स, पहले तो उसको पढ़िए आप कि एनसीईआरटी से क्या कह रही है, हमने लिंग तक पढ़ लिया, और देखो जो पढ़ा रहा हूँ इसमें सब है, एक लिंगी द्विलिंगी है ना, सब पाए हैं, उभयलिंगी तो दिया ही है। चलो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र का, युग्मक बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया था, और ये अभी शायद बाकी है, इंटर फर्टिलाइजेशन बाकी है अभी, गैमेट ट्रांसफ़र कहाँ चला गया, युग्मक स्थानांतरण का है टॉपिक, कहाँ चला गया, युग्मक जनन, चलिए, और इसको भी आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेट ट्रांसफ़र, उस टॉपिक को मैं ला रहा हूँ, ये अगले पेज पे होगा, आपको पूरा पेज नंबर तक याद होना चाहिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए। चलो ये दिख रहा है 1.2.1.2, यानी 1.2 जो एक ऐसा लिखा गया है, इसका सीरियल नंबर, यहाँ पर टॉपिक दिया गया है जिसे हम लोग बोलेंगे गैमेट ट्रांसफ़र, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसको आप इंग्लिश में बोल दीजिएगा गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र करेंगे उसको, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, स्थानांतरण इसी को बोलते हैं, स्थान चेंज होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ही स्थानांतरण, स्थान में अंतर उसको करेंगे, एक स्थान, उसका स्थान का अंतरण कर देंगे, जहाँ था उसका अंतर हो जाएगा, दूसरी जगह चल जाएगा उसको। तो इसमें तो पढ़ लो भाई, पहले तो उसको पढ़ना था ना, पहले पूरा ही पेज पढ़िएगा,
और चलो बुक वाले भी नहीं, समस्या है कि बुक नहीं है सर, बुक नहीं है, बुक नहीं है, रोना तो रोते रहते हो तुम, चलो रो मत, चुप हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं बुक ला दिया हूँ, ये लो पढ़ लो, पढ़ लियो, पूरा पढ़ो, क्योंकि पढ़ो आप जब भी पढ़ेंगे ना भाई, तो आपके क्या होंगे, कुछ यहाँ पर आपकी समस्या बनेगी, कुछ आपको बात समझ में भी आएगी, कुछ आप नया भी सीखेंगे, ठीक है, इसके लिए बुक है। तो एनसीईआरटी की जान होनी चाहिए, एनसीईआरटी आपकी माता होना चाहिए। ये बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, बहुत आपका काम करेगा, पूरा बायोलॉजी में फुल ऑफ आउट ऑफ जितना नंबर है इसका पूरा 70 आप कर सकते हैं रिटन एग्जाम में, और प्रैक्टिकल तो था ही आपके पास है ही है। चलो अब यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता कुछ इसमें जीव हैं जैसे कवक और कुछ शैवाल में गेमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मोटाइल होते हैं, यानी माँ भी चाहेगी तो चल के पिता वाला बॉडी में मेल पेरेंट में जा सकती है, और पिता वाला चाहेगा तो माँ वाला बॉडी में जा सकता है, क्योंकि दोनों मोटाइल है, दोनों का गैमेट्स क्या है चलने वाला है, माँ का भी गैमेट्स दौड़ता है और पिता का भी दौड़ता है, दोनों चल रहा है। लेकिन देखिए कुछ बताया गया है, कुछ सब पूरे के पूरे में नहीं, ऐसा नहीं पूरा फंजाई के बता रहे हैं, पूरे फंजाई में नहीं और पूरे एल्गी में नहीं, कुछ मतलब कुछ उसमें से कुछ हैं जो उनमें ऐसा होता है, आपको ऐसा समझना है। क्योंकि उनके पास क्या होता है भाई, फ्लैजिला होता है, आपको मैं बहुत बार बताया फ्लैजिला वाटर के मदद से भाई मूवमेंट तो कर ही लेगा। अब मैक्सिमम जीव पढ़िए, ये तो कुछ में था, लेकिन मेजोरिटी बोले तो मैक्सिमम अधिकांश जीव, मान लीजिए 100 में था तो 2 के पास 1 2 3 4 5% जीव था, 2 4 5 जीव था, 4 5 कोई प्रजाति था जिसमें ये दोनों के गैमेट से मोटाइल थे, यानी मोटाइल का हिंदी होता है गतिशील, क्या होता है गतिशील थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है इनमें सिर्फ मेल गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता होगा, और फीमेल गैमेट्स क्या होता है नॉन मोटाइल, यानी गतिशील नहीं होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनके पास फ्लैजिला नहीं होता होगा, यही तो प्रश्न बन रहा है। अब फ्लैजिला क्या, फ्लैजिला आप याद रखिए, फ्लैजिला को चलने के में वाटर की आवश्यकता होती है, जब तक वाटर नहीं होगा तो फ्लैजिला भी उसको मूवमेंट नहीं कर पाएगा। बात नोट हो गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं ना। देखो कितना छोटा छोटा पॉइंट नोट किया गया है कि आपको ऐसा ही पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा आपका एनसीईआरटी का। अब चलिए, अब मैं कहता हूँ कुछ नॉन सीड वाले जीव है, नॉन सीड मतलब जिसमें वैसा प्लांट्स जिसमें नॉन सीड होता है, जिसमें बीज नहीं होता है, तो जिसमें बीज नहीं होता है जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें क्या होता है बीज नहीं होता है, इसीलिए जल का प्रयोग कर ये युग्मक का स्थानांतरण करते हैं। नहीं सॉरी, इनके पास अगर फ्लैजिला तो नहीं है ना, इनके पास जैसे मान लीजिए तो फ्लैजिला से चल देते हैं, और इनके पास तो फ्लैजिला नहीं है, तो नॉन सीड वाले जिसमें बीज नहीं होता है, तो बीज ये वाले जीव पौधे कैसे जनन करते होंगे, इनके गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता होगा, तो इनके गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है भाई, जल का यूज कर लेते हैं और गैमेट ट्रांसफर करते हैं। नोट, एक नोट फिर से आ गया भाई, जैसे युग्मक अधिक संख्या में रिलीज होते हैं और कुछ हानि होने पर भरपाई हो जाती है। मान लीजिए मैंने आपको कल बताया था इसके पहले लेक्चर में कि जो भी फ्यूजन करना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मान लीजिए ये फीमेल गैमेट्स है, तो इसको कितने गैमेट्स चाहिए, इसको एक ही मेल चाहिए, लेकिन जानते हैं बहुत मैक्सिमम हजारों लाखों संख्या में बहुत सारे गैमेट्स जाते हैं, रिलीज होते हैं, उत्पन्न होते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, लेकिन युग्मक का ट्रांसफर में बहुत सारे गैमेट्स जाते हैं मेल वाले, सिर्फ याद रखिए मेल गैमेट्स बहुत जाते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ उसमें से बहुत सारे मर जाते हैं, इधर उनकी कुछ ख़त्म हो गए, कोई डेड हो गया, तो उसकी भरपाई हो जाए, इसीलिए उनकी भरपाई होने के लिए मैं इसे जाते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना नोट पॉइंट में, और कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं लिखा गया है, एक छोटा सा बात जो आप करना चाहिए। अब बात करते हैं सीडेड प्लांट्स। एक ऐसा प्लांट था नॉन सीडेड जिसमें बीज नहीं था। अब सीडेड प्लांट जिसमें बीज होता है, बीज होने वाला कौन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये अपने लेवल 11th में नहीं पढ़ा है ना, तो देखिए आपके दिमाग से काएँ कर रहा है सब टॉपिक ये। तो मैं अभी देखो मैं वार्निंग, ये है अपने जो मेरे क्लास 10th वाले, मेरे पास बहुत सारे लड़के थे इस बार, लेकिन अभी देखो उनका एग्ज़ाम हो गया है, बहुत दिन से वो सब मस्ती कर रहे हैं। उन लोग का प्लान क्या है कि आएंगे वो लोग, रिजल्ट आएगा, एडमिशन होगा, क्या क्या होगा, बहुत सारी। तो बिहार सरकार तो ऐसे ही चुतिया बनाता है बच्चों को, और देखो बच्चों का फ्यूचर खराब करने में बिहार सरकार बहुत उत्तरदायी है। देखना मैं सीबीएसई बोर्ड में सब क्या हो जाएंगे, तुरंत जैसे रिजल्ट आएगा उन लोग का एडमिशन फटाफट सब होगा, पूरा क्लास चली। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों का हर बार आप सरकार को दोष देने से बेहतर है, अच्छा मैं पता है गया आपको कि आप 10वीं का परीक्षा दे दिए हो, अपना अपना पेपर मिला लिया कि आपने इतना इतना स्कोर कर दिया है, आपका सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन लगभग में मतलब लगभग में आ रहा है, मतलब फेल तो आप नहीं कर रहे हैं। तो जब तुम फेल करने के लिए सोच रहे हो, जो इंतजार कौन करता है, जिसको फेल होना है, रिजल्ट का इंतजार कौन कर रहे हैं, जिनको फेल होना है।
बाकी जो बच्चे जो होशियार हैं तो समझ गए कि मेरा तो रिजल्ट आ रहा है, तो भाई अपना 11th की तैयारी करेंगे ना साल भर में। साल भर कहाँ बचता है, फरवरी में आपको पूरा एग्जाम होता है, फरवरी आपका खत्म हो गया है, आपको मार्च से पढ़ना है। मान लीजिए 1 मार्च से पढ़ने वाले हैं, तो मार्च से आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के बाद तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको फिर अगले जनवरी से 24 वाले से तो आपको फिर 12th की तैयारी करना पड़ेगा। तो आपको ये जो बच गया है इधर से, मैंने 7-8 महीने बचता है ना 11th के लिए। लेकिन 11th क्लास बता दूं कि बहुत बार जंप होता है क्लास 10th से, ये इतना आसान नहीं है। आपको 10वां में पूरा दशा खराब हो रहा था आपका, तो आप 11th पढ़ो मत, 12th में ना एडमिशन करो मत, चुपचाप घर बैठो। मैं उन बच्चों फिर से बोल रहा हूँ लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में अपने यूट्यूब पर। अगर आपको क्लास 10th आपसे नहीं संभल रहा था, आपको 10th बहुत भारी लग रहा था कि नहीं वो तो हमसे बहुत ही पढ़ना पड़ता है, तो आप 11th-12th मत पढ़ो, अगर जीवन का पैसा वेस्ट मत करो। पता है क्यों? क्योंकि उसका 10 गुना सिलेबस यहाँ मिलने वाला है तुमको। वहाँ तुम पूरा साइंस में 3 साइंस मिलाकर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप क्या कर रहे थे, 12-15 14-15 चैप्टर पूरा पढ़ रहे थे टोटल। यहाँ तुमको 15-15 चैप्टर मिलेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में 15, और केमिस्ट्री 2 पढ़ना पड़ेगा आपको। फिजिक्स के 2 बुक मिलेंगे, बायोलॉजी का 1 बुक मिलेगा। बायोलॉजी का 1 बुक होते हुए उसमें दो बायोलॉजी सेक्शन हो जाएंगे, एक बॉटनी हो जाएगा, एक जियोलॉजी होगा। जो लेक्चर शूट रहा है बॉटनी का है। तो तुम काहे कि भाई फालतू में पैसा खर्चा करोगे जीवन का। मैं कहता हूँ कुछ बनना है तो बनो, या नहीं सिर्फ शादी विवाह के लिए पढ़े थे तब तुम पास हो गए हो, अब तुम्हारा शादी विवाह तो ऐसे भी हो जाने वाला है। तो मेरे पास बिल्कुल आना मत। मैं ऑफलाइन वाले के लिए पहले बोल रहा हूँ, ऑफलाइन वाले जितने लोग हैं सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा फिर हम आके पढ़ेंगे, तो भाई मैं जहाँ से जोड़ के विनती है, मुझे पैसा नहीं कमाना है आप लोग से, आप लोग मेरे द्वार पर आइएगा नहीं, मेरे कोचिंग में आपको जरूरत नहीं है। हाँ, एक और बात बता रहा हूँ, जो बच्चा गरीब है बिल्कुल सोचता है पैसा का भाव में भी पढ़ाई अपने रोक दिया है, तो तुम आओ भाई, आपके लिए वेलकम है, स्वागत करता है गुरुकुल आश्रम आपका हमेशा, और करता है, करता भी रहेगा। जब तक सांस चल रही है ना, तब तक गरीब बच्चे का भी गुरुकुल आश्रम और सबका करता है। लेकिन खासकर मैं गरीब बच्चों का इसलिए नाम लेता हूँ कि थोड़ा ये इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से अगर बच्चे मन नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो अन्य साथ किसी के साथ हो जाए। तो मैं ये बार बार सबसे बोला हूँ कि तुम्हारे पास पैसा को लेकर अगर ऐसी घटना कि तुम ट्यूशन नहीं कर पा रहे हो, कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल आइए। माँ सरस्वती आपका इंतजार कर रही है इस कोचिंग में, आपको माँ सरस्वती आपके पास आएंगी। आपके पास थोड़ा श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए, तो बिल्कुल तुम नहीं आओगे। ऑफलाइन वाले मेरे पास जितने लोग पढ़े थे, आप मेरे पास नहीं आने वाले हो। आप दूसरा कोचिंग तलाश लेना, आपके पास बहुत सारा कोचिंग, हर एक जहाँ ईंट फेंकोगे ना एक कोचिंग ही मिलेगा। अपना ग्राम ऐसा बन गया, अभी कोचिंग का इतना बलबला है हर जगह, आप एक पत्थर उठा के मारो, कोचिंग पे जाके ही गिरेगा। तो तुम उन कोचिंग में जाकर पढ़ लेना, आपके दिल को सुकून मिलेगा कि आपको वहाँ प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोला जाएगा। बहुत कम पढ़ा देंगे वो लोग, वही आपके एग्जाम में आएगा, पास कर जाएंगे। हाँ, नौकरी नहीं होगा, कंपटीशन नहीं निकलेगा, इतना गारंटी है। हम यहाँ पढ़ोगे तो बहुत यहाँ सब कुछ होता है आपके फ्यूचर का भी। मैं सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, सिर्फ बोर्ड करें, अपने पढ़े हुए बच्चे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो उसके लिए भाई तुम्हारे पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है तो बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो भाई, थोड़ा मैं क्लास 12th वाला का समय ले लिया, 11th वाला को झाड़ने के चक्कर में एक गुस्सा आ रहा है बहुत दिन से। उनको क्लास 10th में लास्ट में वार्निंग में परीक्षा दी, और कौन पढ़ाता है इन लोगों को? परीक्षा के दिन तक इनको पढ़ाया गया है, जब तक इनका एग्जाम बीता नहीं है तब तक मैं पढ़ाया हूँ, पैसा के बाद छोड़ दीजिए। और मैं लास्ट दिन बोल दिया था कि भाई चलो कल एक दिन आराम कर लेना, परसों से आइए आप लोग, आपका थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ थोड़ा अब जानकारी करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि इंग्लिश वैसे तो आती नहीं है, तो इंग्लिश में उनको पढ़ाना है। अभी आना है तो है, नहीं आना तो बिल्कुल आगे, तो रिजल्ट बाद में तो कोई आएगा नहीं मेरे पास। मेरे पास 4-5 लड़के रहते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ा के खुश हूँ, और इसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। चलो, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया। एंजियोस्पर्म क्या है भाई? ये इनको जिम्नोस्पर्म, ये जो प्रजाति है 11th क्लास में आपको पढ़ना था, आप जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इनमें बीज होता है, इसलिए देखिए बीज वाला प्लांट्स, इनके गैमेट्स मोटाइल नहीं होते हैं। अब क्या कीजिएगा, लीजिए, अब तो इसके गैमेट्स मोटाइल नहीं है, ना इसका मेल गैमेट चलता है ना फीमेल गैमेट चलता है। अब तो दोनों गैमेट्स क्या है, इसका मोटाइल नहीं है, तो कैसे इसमें जनन होता होगा भाई? तो आपने पढ़ा होगा परागन, आपने पढ़ा ना परागन, स्वपरागन, परपरागन क्लास 10th में। इसको पोलन ग्रेन की सहायता से भाई होता है। तो पोलन ग्रेन क्या है भाई? जो एक मेल गैमेट्स होता है, मेल पोलन ग्रेन किसके पास होता है? मेल गैमेट्स के पास होता है। और पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स के पास है, तो उसको ले कौन जाएगा? तो पढ़ते हैं कि कोई पक्षी बैठी है फूल पर, एक पुष्प वाले फूल पर बैठी पक्षी, तो उसके पैर में क्या सट गया? पोलन ग्रेन, और जाके मादा पुष्प फिर से बैठ गई, तो माँ के पास छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? या हवा आया, हवा के झोंका से चला गया, बारिश से चला गया, अपने से पढ़ा है वायु परागन, और बारिश में भी होता है सब, या हवा से भी होता है। तो ऐसा हो गया, मेल गैमेट्स उड़ के चला गया, या कोई पक्षी कीट बैठा फिर जाके फीमेल के पास बैठ गया, दोनों का संलयन फ्यूजन हो गया, वहाँ पर गैमेट्स चल गए, हस्तांतरण हो गया। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, उसके आगे मिल जाएगा नोट्स में आपको, आपके बुक में, उसको पढ़ना है। और निषेचन क्या है, इसको बहुत भली भांति जानते हैं, बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं
कि फर्टिलाइजेशन क्या है, लेकिन मेरा काम क्या है आपको भाई थोड़ा सारा चीज़ बताते चलना, पढ़ाते चलना, कि जब पूरा पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक कोई छूट ना जाए। तो यहाँ तक बुक अपने रीड कर लेते हैं पहले, अब आपको ये रीड करना है। मेरे नोट्स पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी रीड करना है। तो ये रहा फर्टिलाइजेशन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। एक और बात, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है तो आइए, आपके लिए भी क्लासेस हैं यहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे आपको पूरा हेल्प किया जाएगा मेरे द्वारा। तो आप आइए, यानी सीबीएसई बोर्ड से हैं तो बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। चलो, अब इसमें पढ़ रहे हैं आप तो इसको पूरा बुक रीडिंग, ये तो आपको पढ़ना है, हम तो थोड़ी ना पढ़ाएंगे क का की नी रो मा नो, ऐसे तो हम नहीं पढ़ाने वाले आपको रीड करना है। आप रीड कीजिए, आपका इसमें बनेगा, आपका क्या बनेगा इसमें कोई डाउट बनेगा, डाउट दूर करने के लिए हम बैठे हैं। बिना पढ़े आना मतलब घंटा आप कान के जरिए लगाएंगे, सब दिमाग होश में आ जाएगा। ये तुम लोग के लिए बोल रहा हूँ भाई, जो बहुत दिन से पूरा शोर मचा दिया था ना, पढ़ाइए पढ़ाइए, ये आप लोग के लिए है। चलो, बाद में ये तो अंतिम पढ़ना है। अब आओ पढ़ते हैं भाई फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड, मैं साइन देखो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, तुम पूरा लिखना, यहाँ पूरा लिखना, नर युग्मक और मादा युग्मक। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन, इनका दोनों का फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं निषेचन, यानी संलयन। किसका संलयन, मादा युग्मक और नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। चलो भाई, हिंदियों में लिख दिया हूँ, अब तुमको क्या डरना है। चलो, 2 टाइप्स के होते हैं ये निषेचन, 2 प्रकार का होगा यहाँ पर, एक होगा अंतः निषेचन, एक होगा बाह्य निषेचन। चलो, तो अंतर्निषेचन मतलब क्या हुआ, जब युग्मक यानी जब गैमेट का संलयन शरीर के अंदर होगा, मतलब मान लीजिए कि कोई मेल गैमेट से फीमेल गैमेट से उसके अंदर चला गया है क्या, मेल गैमेट, वहाँ पर उनके शरीर के अंदर में हो रहा है ना, तो बोल दीजिए कि इसको अंतर्निषेचन। और बाह्य हो रहा है तो बाह्य निषेचन। अंतर पूछा है तो मैं रिवाइज क्लास कराया था। अब एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल बहुत जरूरत है। फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है, अंतःनिषेचन होता है। क्या होता है, अंतःनिषेचन। और बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये क्या था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है भाई, ये मैक्सिमम अधिकतर जलीय जीव में होता है, और अपवाद में कि एल्गी है भाई, याद रखना। सब लोग बोलता है ना कि अधिकतर जलीय जीव में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, लेकिन याद रखिए एल्गी में नहीं होता है। एल्गी में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलो नहीं, सॉरी, एल्गी में होता है अपवाद। हाँ देखिए, अधिकतर जलीय जीव में एल्गी में होता है, लेकिन अपवाद किस में, एल्गी का ही एल्गी में कौन आता है, शैवाल में कौन आता है, एक स्पाइरोगोरा। स्पाइरोगोरा में देखिए सारे जलीय जीव, मतलब अधिकतर जलीय, सब सारे में नहीं बोल रहा है, एनसीईआरटी ने खुद मना किया है कि सारे नहीं, अधिकतर यानी मैक्सिमम एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक मतलब जलीय जीव जो है उनमें ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें, एल्गी में और बौना मछली, मेढक इत्यादि में बाहरी निषेचन होता है। लेकिन याद रखिएगा एल्गी में होता है, शैवाल में होता है, लेकिन एक सवाल है कौन सा, स्पाइरागोरा, इसको छोड़कर ये अपवाद है। जिसे आप पढ़ते हैं धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो एक मिल जाता है आपको। ये पढ़ते हैं धातु कठोर होते हैं, लेकिन आपने पढ़ लिया कि ब्रोमीन जो है द्रव है, एबिलिटी क्या बोलते हैं, सॉरी मरकरी Hg, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन बोले तो अपवाद होते हैं जो थोड़ा हट के। मैं कहता हूँ कि आपके माता पिता, आपने गांव में देखा हो कि माता पिता बहुत अच्छे थे, उनका आचार विचार व्यवहार सब अच्छा था, और बच्चे की संगति खराब होने का अपवाद हो गया, वो नालायक ही पैदा हो गया, या लड़की नालायिका हो गई, नालायक का स्त्रीलिंग नालायिका हो गई, तो ऐसा हो जाता है, अपवाद है। तो इसमें माता पिता को हम थोड़ी ना दोष देंगे, एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन को हम लोग क्या करें, इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, झेलना पड़ता है उसको। चलो, अब मैं थोड़ा तेजी में चल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास 10 आपको रिलेशन रिवाइज करा देता हूँ, यहाँ से पढ़ लीजिएगा भाई कि एक्सटर्नल निषेचन में क्या होता है। इसमें कुछ लाभ भी होता है, इसमें कुछ लाभ हानि दोनों होते हैं। लाभ क्या है भाई कि युग्मक का संलयन के अवसर बढ़ने के लिए काफ़ी संख्या मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हानि क्या है, परंतु इसमें एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये बाह्य निषेचन के बारे में घटना, लाभ भी बता रहे हैं, लाभ होता है कि बहुत सारे मेल गैमेट्स में रिलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन हानि क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप मछली, अच्छा शरीर के अंदर गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, संलयन क्या हो रहा है, शरीर से बाहर, तभी इसको बोलते हैं। अब शरीर से मान लीजिए बाहर हो रहा है तो बाहर बच्चा तैयार हो रहा है, जैसे मछली का मान लीजिए कि बाहर बच्चा तैयार हो रहा है,
या कोई जितने अपने जीव देखा था जलीय जीव में, तो उनका कोई शिकारी खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? तो उनको उनके ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब ये संतान होता है ना, इसका ये संतान होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर बता रहे हैं, इनका डिसएडवांटेज क्या है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने के लिए नाजुक स्थिति में गुजरती हैं। और ऑफस्प्रिंग मतलब संतानें होता है, उनके संतान को कौन मतलब कोई शिकारी मार सकता है? कोई शिकारी मतलब कोई दूसरा जीव, मान लो छोटी मछली का बच्चा है, अब कोई बड़ी मछली उसको खा सकती है, शार्क और जो बड़ी मछली होती है उसके बच्चे खा जाएंगी, तो बहुत उनके बच्चे के लिए खतरा बनना पड़, जब उनका बच्चा सियान ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, तब तक उनके बच्चे बहुत मर जाते हैं, क्योंकि उनको शिकारी बहुत आसानी से उसको मतलब फंसा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग कहाँ था, माँ के शरीर के अंदर में हो रहे थे, तो पूरा सेफ थे कि नहीं? तो अंतर जन्म में बच्चा सेफ रहता है। जो जाइगोट जो गैमेट्स बन रहे थे, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सही है, गैमेट के जो फॉर्मेशन जाइगोट बन रहा है, जाइगोट अच्छा है, लेकिन इसमें डर रहता है। और इंटरनल में पढ़ लीजिए, इसके भी अच्छा है, इस शरीर के अंदर बनता है भाई। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और ये देखिए मैं बताऊँ मेल कि इसमें भी क्या होता है, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और इसका फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, इनमें तीनों में। सीडिंग में यानी बीज वाले में क्या बताया गया हम आपको, दोनों गैमेट्स मोटाइल नहीं होते हैं। तो क्या मैं बताया यहाँ पर, जिससे मैं कहा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म था, तो इसमें पोलन ग्रंथ द्वारा था, अभी जैसे मैं आपको पढ़ाया हूँ उसको रिकॉल करा रहा हूँ, उसको शॉर्ट में नोट्स बना के लिख दिया हूँ कि पूरा एनसीटी पढ़ते हैं तो पूरा आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़े, साइंस में पूरा कहानी लिखना भी नहीं है। नोट, कुछ जीवों में अंतर निषेचन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता ही नहीं फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। जैसे हम बात करेंगे पार्थोजेनेसिस में, तो अच्छा सॉरी पूरा पढ़ने दूंगा एक बार। कुछ जीवों में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उसमें क्या होता है, अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन में भाई जब फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, वो किसकी सहायता से करते हैं बच्चे, तो वो करते हैं पार्थोजेनेसिस की मदद से, यानी पार्थोजेनेसिस की हेल्प से, उसकी सहायता लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ बताया, कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। कुछ बर्ड्स हैं, टर्की, हनी बी यानी मधुमक्खी, और रोटीफायर्स, और एक लिजार्ड छिपकली। इन सब में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट प्लेस, इसमें निषेचन नहीं होता है। देखिए मजबूरी है थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि आज क्लास खत्म हो जाए, तो क्लास खत्म करने थोड़ा तेज चल रहा हूँ, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आज आखिरी क्लास से मैं बोला था इसको करना भी है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद अब क्या होगा, तो उसके बाद क्या क्या घटना हो सकती है, तो देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो गया यानी गैमेट्स मिल गए, गैमेट्स मिले तो क्या बना, जाइगोट बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। जाइगोट का फिर क्या होगा, उसका मतलब सेल उसमें डिवीजन होता है, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, यानी भ्रूण बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण जनन, या इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। फिर क्या बनता है, अंडाशय। अब और क्या घटना घटती है, अंडाशय किसे बदलता है, फल में याद रखिए, फ्रूट में, ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी, यानी अंडाशय फल में बदल जाएगा, इसको याद रखना है। अंडाशय किसमें बदलता है, बीजांड, ओव्यूल, बीजांड किसमें बदल जाएगा, बीज में, याद रखना आपको। ये कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं तब, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के पूर्व घटना है, बाद की घटना है। अब इसके बाद ये सब हो जाता है। और ओविल वाल जो होता है, अंडाशय की दीवार किसमें बन जाएगा, छिलका होता है ना, फल यहाँ पे चना खाते, चना उसमें छिलका था ना, तो वो छिलका क्या है, वो छिलका क्या था, पहले अंडाशय की दीवार था, वो ओवरी वाल था, ओवरी का वाल बन गया फलों की दीवार, मतलब फली का मतलब छिलका बन गया, उसको दीवार कर सकते हैं, जिसे आप लोग पेरिकॉर्प बोलते हैं। ओविल वाल जो था, ये तो क्या ओवरी वाल था। अब ओव्यूल वाल यानी बीजांड का वाल, ये देखिए ओवरी और ओव्यूल अंतर है। ओव्यूल वाल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीड का वाल बन जाएगा, यानी सीड कोट ऊपर वाला बन जाएगा। और एंडोस्पर्म जो होगा उसका कहते हैं कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसमें। ये 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जाइगोट क्या है तो पता है, इसको इक्विमर्ज कहते हैं। और देखिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताएगा, जाइगोट क्या होता है, यूनिवर्सल, सभी जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे करने वाले जीव होते हैं, सब में क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद विकास निर्भर करता है। देखिए जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा सब में, लेकिन उनका डेवलपमेंट निर्भर करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। ऑर्गेनिज्म छोटा लोअर ऑर्गेनिज्म है कि हायर ऑर्गेनिज्म है, वो उन पर निर्भर करता है। और कहाँ निर्भर करता है, इन्वायरमेंट पर, कि वो सिचुएशन मतलब मौसम कैसा है, ये निर्भर करेगा। लेकिन ये तो भाई सत्य हो गया कि भाई उन सब में क्या होगा कि भाई जाइगोट बनेंगे ही बनेंगे। अब चलिए कवक और शैवाल के यानी फंजाई और एल्गी के बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। कहता है कि इनके लिए भाई प्रतिकूल वातावरण में जाइगोट मोटी, और प्रतिकूल वातावरण अगर मान लें उनका मौसम सिचुएशन थोड़ा खराब हो तो क्या करते हैं, ये मोटी दीवार कवच बना देते हैं, तथा इस अवस्था में ये रेस्ट स्टेज में
कहलाता है। मतलब वहाँ पर रेस्ट अवस्था में क्या बन रहा था, जैसे आम अभी फर गया, फूल पुष्प फूल बदल गया, आम फर गया, अब तुरंत फिर से फूल नहीं आएंगे, मोजर अभी नहीं आएगा, फिर अब 1 साल 21 दिन के लिए रेस्ट में चले जाएंगे, फिर से अपना रिकवरी करेंगे, जितने का एनर्जी खत्म हो गया, फिर से सारा इनमें एनर्जी लगता है, सब उसको रिकवर करेंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब बोलते हैं हेप्लोइड जो होता है जीवन काल वाले जीव, हेप्लोइड जो इन ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लोइड लाइफ साइकिल, यानी इसमें क्या होता है, यानी अगुणी जीवन चक्र वाले जीव में, यानी युग्मनज द्वारा जाइगोट जो होता है और सूत्री विभाजन, जाइगोट जो होता है और सूत्री विभाजन मियोसिस से गुजरता है। ऐसे अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस के रूप में जाना जाता है, जो हेप्लोइड शरीर में होते हैं, जो हेप्लोइड शरीर में होते हैं। हेप्लोइड मतलब बॉडी, यहाँ लिख दिया हूँ, एन मतलब हेप्लोइड। और जाइगोट क्या होता है भाई, हमेशा याद रखिएगा, डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा मान लीजिए जाइगोट डिप्लॉयड है, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, एन बन गया। जिस सवाल में आपने देखा, यहाँ पर क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब वाइटल लाइक विटामिन टू सिंसेसिव जनरेशन, यहाँ पर एक बात लिखा गया है, रेफ में लिखा गया है कि इंश्योर सुनिश्चित करता है कि जाति की कंटिन्यूटी बनी रहे। ये सारे बात आपको जाइगोट जब बनता है उसमें याद रखना है। ये सब लैंगिक जनन के बाद की घटनाएं हैं सब, ठीक है। जो जनन पश्चात जो घटना होती है उसके बारे में ये नोट्स है, वो कट रहा था ना वीडियो, अब बराबर दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर कहता है सभी लैंगिक, हाँ इसको अपने पढ़ लिया, कंटिन्यूटी बनाने के लिए, उसके जनरेशन को बनाने रखने के लिए सुनिश्चित करता है। सभी लैंगिक जनन जीव यानी सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, जैसे उसमें मानव के ले लीजिए, मानव क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एकल कोशिका यानी यूमनज जाइगोट से बने होते हैं। हम लोग कैसे बने हैं, हम लोग सिंगल सेल से बने हुए हैं। हम लोग का जाइगोट कैसे बनता है, अच्छा जाइगोट के बारे में पढ़ें आप, जाइगोट के बारे में सब, ये निश्चय पूरी घटना नहीं है, ये जाइगोट के बारे में इतने कहानी लिखा गया है। ये अब जाइगोट, चलिए मैं नोट्स पूरा आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब जाइगोट क्या है, यूगुनज के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। एफ पॉइंट है, जी पॉइंट तक है ये। चलो, तो अपने जाइगोट के बारे में इतना पढ़ लिया, जाइगोट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए कि जाइगोट जो होते हैं हेप्लोइड होते हैं, और जाइगोट क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जाइगोट 2 प्रकार के हो सकते हैं, हेप्लोइड भी होते हैं और डिप्लॉयड दोनों होते हैं। नहीं सॉरी मैं जाइगोट नहीं, गैमेट्स तो ये तो मैं पहले पढ़ा दिया था, यहाँ दोबारा लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, इसको दोबारा लिख दिया गया तो मैं इसको फिर से लिख दिया हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, क्या आपका हैंड राइटिंग में जाएगा। जाइगोट क्या होता है, हेप्लोइड, और गैमेट्स क्या होता है, हेप्लोइड, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड, ठीक है। तो जाइगोट डिप्लॉयड हमेशा होता है, तो इसको क्या होता है, यहाँ पर 2 प्रक्रिया चलती हैं। और जाइगोट क्या होते हैं, देखिए, अगर गैमेट्स हेप्लोइड होते हैं, और जो इसमें बताया कि युग्मनज जो होता है, देखो युग्मक और युग्मनज, हिंदी में तो कन्फ्यूजन है, इंग्लिश क्लियर है कि गैमेट बोलिएगा तो युग्मक हो जाएगा, और जाइगोट बोलिएगा तो युग्मनज हो जाएगा। तो कहता है कि डिप्लॉयड 1 होते हैं, अपने इसको देखना है। अब एक और टॉपिक आपका एनसीईआरटी कहता है एम्ब्रियोजेनेसिस, मैं इसको पहले आपको बोल दूँगा, आप थोड़ा किताब पढ़ लीजिएगा पहले अपना। चलिए ख़त्म हो गया, टेंशन न लीजिए, और थोड़ी सी पढ़ाई आपको बच गया है, लास्ट वाला ये है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये पहले आपको रीड करना है हर बार की तरह। लास्ट में आपको समरी जरूर पढ़ना है, समरी बोले तो सारांश, जो भी बुक में लिखा रहता है फालतू नहीं लिखा है, इसमें अच्छे पूरा चैप्टर का रिवाइज, समरी पूरे चैप्टर का रिवाइज करा देता है। और आंसर क्वेश्चन खुद से कर लेना है, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, अब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नहीं होगा तो बताइएगा, करा दिया जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में क्या है, कहता कि युग्मनज से भ्रूण, जाइगोट तो बन गया था, तो जाइगोट से जब भ्रूण बनता है ना, यानी एम्ब्रियो बनता है, और इसकी जो विकास की प्रक्रिया होती है, ये कहलाता है क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। और याद रखिए जाइगोट अगर 2n है तो यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और एम्ब्रियो क्या बन जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाएगा, 2n बदल जाएगा, यहाँ पर माइटोसिस होता है, यानी यहाँ पर फिर जाइगोट का समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और ये इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे हैं, यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि गैमेट। अब अगला पॉइंट कि जाइगोट में भ्रूण का बार बार क्या होता है, विभाजन होता है, डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो क्या होता है, बहुकोशिकीय अवस्था में स्टेज में होता है।
सेल के वितरण के परिणाम से सेल की विशेषता होगी। कहता है कि एक सेल, उसमें सेल का वितरण इसलिए कर दिया जाता है कि सेल के जब उसमें बांट हो जाएगा तो उसका एक अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। विशिष्ट कार्य मतलब स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फंक्शन को हम लोग कार्य बोलते हैं। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए होता है। सेल का बंटवारा जरूरी है। हर सेल का अपना अपना काम है। जैसे हार्ट अपना हार्ट क्या है, अलग उसका अलग काम हो गया। कब जब उसका सेल का डिफरेंशिएशन का गया, बांट दिया गया, उसका वितरण हो गया, तब काम भी बट गया। इसको और हम लोग अभी और पढ़ेंगे अगर आगे चलकर, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब कहता है कि इस प्रोसेस को हम लोग मोर्फोजेनेसिस कहते हैं, यानी आकारीय जनन कहते हैं। जाइगोट होता है, डिवाइड हो गया किसमें, इसका कोशिका वितरण हो गया, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया। और एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो में क्या मान लीजिए एक सेल था, ये सेल टूट रहा है, टूटते जा रहा है, ये टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, फिर ये सेल टूटा, फिर 2 सेल में। अब पर एक सेल हमेशा दो बार टूटते हैं, तो ऐसे टूटते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पर टूटा, यहीं पर रुक गया। अब डू नॉट डिवाइड फंक्शन, अब ये टूट नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ये क्यों नहीं अब ये आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये सेल टूटा, और टूट के क्या बन गया, मान लिया हार्ट बन गया, किडनी बन गया, लीवर बन गया। अब ये नहीं, अब इसका नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे क्या करना है। इस सेल को पता है कि अब इसका एक फंक्शन करना चाहता है, ये अभी अपना काम करना शुरू करना चाहता है, इसलिए अब ये डिवाइड नहीं होना चाहता है। और जो टूटते जा रहे हैं, जिनका डिफरेंशिएशन होते जा रहा है, और अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे, जब तक टूटेंगे, जब तक उनका एक काम करने का इतना मिल जाए। और ये रहा आपका अंतिम पॉइंट, जिसको नोट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपको प्यारा से थैंक्स, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ये चैप्टर कैसा फील हुआ आपको। और इसमें से बच गया इसका एमसीक्यू आने वाला है सेशन, जिसमें आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। तो एमसीक्यू बहुत आराम से रहिए, आराम से आपको कराया जाएगा आपके पास। हाँ, अब इसको आप रिवाइज कीजिए बार बार। मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत जल्द, आपका दूसरा लेक्चर शुरू होगा। तब तक उस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करके रखिएगा, उसको पढ़ के। सिर्फ मेरे को रिवाइज करने का मतलब है कि आप एनसीईआरटी पढ़िएगा और कुछ मत, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। मैं नोट्स बना के दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद, लव यू सो मच। पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के बातों का आदर पालन जरूर कीजिएगा। जो भी उन्होंने सपना देखा उसको साकार जरूर कीजिए। सपना किसी और ने देखा, बड़ी बात होगी कि उसको साकार आपने किया। धन्यवाद।